सो बायोमोलिक्यूल के सेकंड पार्ट, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अभी तक हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे बारे में पढ़ा, जैसे कि सिंपल बैक्टीरिया, सेल, प्रोटोजोआ, प्लांट, एनिमल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बायोमोलिक्यूल्स को कंसंट्रेशन नापने के लिए, इनके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे कि मोल पर सेल, मोल पर लीटर। ओके, तो इसके बाद जो ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये है असलियत कि इनके पीछे का कॉन्सेप्ट है क्या। इसके लिए हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्रेकिंग और मेकिंग होता रहता है, कुछ चीज़ें ब्रेक होती हैं, कुछ चीज़ें बनती हैं, और ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में लगातार होता ही रहता है। ओके, तो ये सारा जो केमिकल रिएक्शन ये एक साथ हो रहा है, इसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में यही मेटाबॉलिज्म है। जैसे कि CO2 निकलना अमीनो एसिड से और उसको अमाइन में कन्वर्ट करना, एक न्यूक्लियोटाइड बेस से अमीनो ग्रुप निकल जाना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनना डाइसैकेराइड के अंदर, ये सब ही चीज़ें मेटाबॉलिज्म है। मेजॉरिटी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं ये आइसोलेशन में नहीं होती, ये हरदम इंटरलिंक्ड होती हैं, कई रिएक्शन एक साथ होती हैं। ओके, तो ये मेटाबोलाइट्स जो आपने पढ़े थे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो आपने पढ़े हुए थे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये सारे जो होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक सीरीज ऑफ लिंक रिएक्शन में, इसी को हम लोग मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। ये लीनियर, सर्कुलर, किसी भी तरीके से हो सकता है। एक समझिए कि आप एक कार में हैं और ट्रैफिक में जा रहे हैं, आप जिस तरफ भी कहीं भी मुड़ते हैं उसी तरह ये केमिकल रिएक्शन भी किधर भी किसी भी तरह से चलती रहती है, कंटिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती है। तो ये मेटाबोलाइट का जो फ्लो है ये हमारी बॉडी में डायनेमिक स्टेट में है। ओके, सो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन में एक फीचर और होता है कि ये कैटेलाइज हो जाती है। कैटेलाइज मतलब ये स्पीड अप हो जाएंगी, किसी चीज़ को ऐड करने के बाद ये स्पीड अप हो जाएंगी। तो एक चीज़ जान जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी बॉडी के अंदर जो लिविंग सेल के अंदर, एक लिविंग सिस्टम के अंदर जो मेटाबॉलिक कन्वर्जन्स हो रहे हैं ये अनकैटेलाइज्ड नहीं होते, ये सारे के सारे कैटेलाइज्ड होते हैं। हमारे लिविंग बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शन, कोई भी मेटाबॉलिक कन्वर्जन जो है वो अनकैटेलाइज्ड नहीं है, सारे के सारे कैटेलाइज है, ये याद रखिएगा। हम लोग जो पानी पी रहे हैं, जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व है, ये सभी तरीके से ये सभी चीज़ें जो है कैटेलाइज्ड है। ठीक है, तो जो ये कैटलिस्ट है ये होते क्या है, ये बेसिकली प्रोटीन ही होते हैं, और अगर प्रोटीन में कैटालिटिक पावर आ जाए तो हम उसको एंजाइम बोलते हैं। तो यहाँ से एक नया वर्ड आपको अब पढ़ने को मिलेगा इस आगे के पार्ट में, वो है एंजाइम्स। हम एंजाइम्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ओके, मेटाबोलाइट्स बेसिस फॉर लिविंग। मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स से सिंपल भी हो सकता है और सिंपल से बढ़ के कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल का एग्जांपल बताऊं मैं आपको, तो लैक्टिक एसिड जो है वो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर में चेंज हो गई। और एक बताता हूँ आपको मैं, जहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड हमारे स्केलेटल मसल्स जो होती हैं उसमें कन्वर्जन हो जाए, तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि सिंपल जो स्ट्रक्चर था वो आगे जाके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जो फॉर्मर जो हमने पहले पढ़ा, जिसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक पाथवे। और जो हमने बाद में पढ़ा जो कि सिंपल स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिक पाथवे। ओके, तो एनाबॉलिक पाथवे जो है वो एनर्जी को कंज्यूम करता है, याद रखिएगा, वो एनर्जी को कंज्यूम करता है। ठीक है, रिक्वायर करता है एनर्जी का इनपुट। जो कैटाबॉलिक पाथवे होता है उसमें एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है बॉडी से। जैसे कि ग्लूकोज को ले लें, ग्लूकोज जो है वो डिग्रेड हो जाता है लैक्टिक एसिड में हमारे स्केलेटल मसल में, और इससे एनर्जी लिबरेट होती है। ओके, तो आप एक और जानते होंगे ग्लाइकोलाइसिस, आपने आगे चैप्टर में आप पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एक मेटाबॉलिक पाथवे है जो ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसमें 10 मेटाबॉलिक पाथवेज हैं। ठीक है, ये 10 मेटाबॉलिक पाथवे का पूरा एक सीरीज है ग्लाइकोलाइसिस, ये आगे आप पढ़ेंगे। ओके, तो हमारी बॉडी में जो ये एनर्जी है,
आपने समझा कि एनर्जी का इनपुट, एनर्जी का आउटपुट, ये जो एनर्जी है यही जो है हमारी बॉडी, ये जो एनर्जी है, एनर्जी करेंसी हमारी लिविंग सेल की, ये जो एनर्जी है ये एनर्जी करेंसी अगर बोले कि एनर्जी किस फॉर्म में हमारी बॉडी में घूमती है, जैसे कि अगर आपको मैं बोलूँ कि इंडिया में रुपीज़ जो है यहाँ की करेंसी है, उसी तरह हमारी बॉडी में एनर्जी कौन सी, एनर्जी की करेंसी क्या है, तो वो ATP, ATP बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ATP होता क्या है, ATP जो है वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी का एनर्जी करेंसी है। हमारी बॉडी में एनर्जी की करेंसी कौन है, ATP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है द लिविंग स्टेट। जो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइट्स थे, थाउजेंड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड, हमने इसको क्या बोला है, मेटाबोलाइट्स बोला, बायोमोलिक्यूल बोला, तो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग हमारी बॉडी में होती है। जैसे कि एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि ब्लड कंसंट्रेशन में ग्लूकोज जो है उसकी एक कोई लिमिट होगी। वो लिमिट क्या होती है कि ये इतने अमाउंट में हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में इसका इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए, तो वो होता है 4.2 मिलीमोल पर लीटर से लेके 6.1 मिलीमोल पर लीटर तक होता है, ठीक है। इसी तरह हार्मोन्स को नापने के लिए हम लोग नैनोग्राम पर ml लेते हैं, ओके। तो आप एक चीज़ जान जाइए कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम है हमारी बॉडी का, ये एग्जिस्ट करता है स्टडी स्टेट में, ठीक है। और कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वो दो तरीके से हो सकती है, या तो वो इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करे या वो अनइक्विलिब्रियम रहे। तो हमारी जो स्टडी स्टेट है वो अनइक्विलिब्रियम स्टेट है, याद रखिएगा। एंड जो हमारी लिविंग स्टेट होती है, किसी भी तरह का अगर कोई चीज़ लिविंग है तो वो नॉन इक्विलिब्रियम होगा फर्स्ट, और दूसरा स्टडी स्टेट होगा, क्योंकि इसी तरह वो वर्क परफॉर्म कर सकता है। अगर कोई बॉडी स्टडी स्टेट में आ गया, वो अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया तो वो स्टेबल हो जाएगा। जब स्टेबल हो जाएगा तब ना उसके अंदर कोई एनर्जी का इनपुट होगा ना एनर्जी का आउटपुट होगा। तो ये चीज़ें नहीं, हमारी बॉडी को अगर परफॉर्म करना है तो वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट में रहनी चाहिए। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट याद है। लिविंग सेल्स जो है, लिविंग टिश्यू जो है, लिविंग स्टेट जो है, वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट में ही परफॉर्म कर सकता है वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जो लिविंग स्टेट है वो मेटाबॉलिज्म, ये दोनों चीज़ सिनोनियम्स है। सिनोनियम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। लिविंग स्टेट तो मेटाबॉलिज्म मतलब लिविंग स्टेट। मेटाबॉलिज्म अगर हटा दिया जाए लिविंग से तो लिविंग स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, समझ रहे आप। अब वो पार्ट आ गया, इस पार्ट जो सेकंड पार्ट था उसका मेन जो था वो इंजाइम के बारे में आप पढ़ेंगे। इंजाइम जो है वो मैक्सिमम जो इंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, पर कुछ है जैसे कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो कभी कभी क्या है इंजाइम की तरह बिहेव करने लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं राइबो इंजाइम। याद रखिएगा, कभी अगर न्यूक्लिक एसिड इंजाइम की तरह बिहेव करने लगे तो हम उसको राइबोजाइम कहते हैं, ठीक है। तो इंजाइम का भी प्रोटीन की तरह प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है सीक्वेंसिंग, उसका भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम टर्शरी स्ट्रक्चर को देखें तो उसकी जो बैकबोन है वो प्रोटीन चेन फोल्डेड होती है, एक दूसरे के ऊपर चेन फोल्डिंग होती है, को फोल्डिंग, और इससे पॉकेट्स बनता है। और इसी तरह के एक पॉकेट को हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होता है, ये पॉकेट है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके जुड़ता है, ओके। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पॉकेट है क्या। तो मैंने बताया कि जो प्रोटीन की तरह इंजाइम्स भी क्या होते हैं, फोल्डिंग होती है, उनके अंदर भी फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग के बाद कुछ जगह जो होती हैं वहाँ पॉकेट्स बनते हैं जिनको हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं, और यहीं पे क्या होता है सबस्ट्रेट आके जुड़ता है, किससे, इंजाइम से। तो वो उस साइट को क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं, ठीक है। और ये जो एक्टिव साइट है यही क्या करता है, यहाँ पे आके कैटेलाइज, अगर ये एक्टिव साइट में आके इंजाइम के जो कि एक्टिव साइट है यहीं पे आके सबस्ट्रेट जुड़ के कैटेलाइज कर देता है रिएक्शन को, और रिएक्शन क्या हो जाती है, बहुत तेज़ी से होने लगती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि इंजाइम कैटेलाइज जो है वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और बहुत डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक कैटेलाइज जो है वो वर्क करता है एफिशिएंटली किसमें, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे।
इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है वो कब एफिशिएंटली कब वर्क करता है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। याद रखिएगा, इनऑर्गेनिक जो कैटलिस्ट है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है। एंजाइम्स जो होते हैं, अधिकतम एंजाइम्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे काम नहीं कर पाते, पर कुछ करते हैं हाई टेम्परेचर पे, जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म हॉट वेंट, सल्फर स्प्रिंग्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जिनका एवरेज टेम्परेचर ही 80-90 तक पहुँच जाता है। वहाँ पे जो एंजाइम होते हैं उनके अंदर एबिलिटी आ जाती है, थर्मल स्टेबिलिटी एबिलिटी आ जाती है एंजाइम्स के अंदर, और वो आइसोलेटेड रहते हैं थर्मल फिलिकॉल। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत ही क्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है किसकी, एंजाइम्स की, थर्मोफिलस ऑर्गेनिज्म के लिए। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन इसके अंदर हो रही है, केमिकल रिएक्शन जो है वो दो तरीके से हो सकती है। जो केमिकल रिएक्शन है, दो तरीके जो केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रही है, जो केमिकल कंपाउंड है, ये दो तरीके से चेंज में जाते हैं। मेरी बात याद रखिएगा, जो केमिकल रिएक्शन पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं कि केमिकल कंपाउंड जो है वो दो तरीके से चेंज में जाते हैं। एक फिजिकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें चेंज होगा शेप, पर बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होगी। यहाँ पे बॉन्ड टूटेंगे नहीं, चेंज आएगा उसके शेप में। तो ऐसे तरीके को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे कि अगर आपके एग्जांपल देना चाहें तो आइस मेल्ट होकर वाटर बनेगा, वाटर फिर वेपर बन जाएगा, उसको हीट करेंगे तो वेपर बन जाएगा। तो यहाँ पे H2O, आइस में भी H2O है, वाटर में भी H2O है, वेपर में भी H2O है। तो यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं हो रहा है। बट अगर बॉन्ड का ब्रेकिंग हो जाए, वो नए ट्रांसफॉर्म कर जाए, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल कंपाउंड जो है वो दो तरीके से चेंज में जाते हैं, हमने पढ़ा फिजिकल और केमिकल। तो हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और न्यू बॉन्ड मेकिंग होगा। जैसे कि नीचे आपको जो ये रिएक्शन दे रखी है BOH वाली, ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, इनऑर्गेनिक रिएक्शन दे रखी है। सिमिलरली ऐसे हाइड्रोलाइज अगर स्टार्च को किया जाए तो वो ग्लूकोज ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन करेगा। जो स्टार्च है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। तो ठीक है, जो रेट है फिजिकल या केमिकल प्रोसेस का, वो डिपेंड करता है अमाउंट पर यूनिट टाइम पे। तो सीधे सीधे फॉर्मूला बन जाएगा, रेट जो है प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। ओके, रेट जो है हम उसको वेलोसिटी भी कह सकते हैं। अगर उसको स्पेसिफिक क्या दे दी जाए, डायरेक्शन दे दी जाए, तो वो वेलोसिटी बन जाएगा। रेट में अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन भी दे दी जाए तो वो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर। जो रेट है फिजिकल या केमिकल प्रोसेस का, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है टेम्परेचर से और अदर फैक्टर्स से भी, ठीक है। तो जो एक थंब रूल याद रखिए, एक रूल, जनरल रूल है बहुत इंपॉर्टेंट, कि रेट डबल या डिक्रीज, रेट डबल हो जाएगा या डिक्रीज होकर हाफ हो जाएगा अगर टेम्परेचर में 10 डिग्री टेम्परेचर का चेंज किया जाए किसी भी डायरेक्शन में। तो 10 डिग्री का चेंज करने से या तो रिएक्शन का रेट हाफ हो जाएगा या रिएक्शन डबल तेजी से हो जाएगी, ठीक है। कैटलाइज्ड रिएक्शन प्रोसेस एट हाई वार, जो कैटलाइज्ड रिएक्शन होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होती हैं अनकैटलाइज के कंपेयर किया जाए तो। जैसे कि वाटर का यहाँ पे नीचे एग्जांपल दे रखा है, वाटर के H2CO3 के मॉलिक्यूल 200 मॉलिक्यूल बनने में 1 घंटा लगता है। अगर उसको कैटलाइज कर दिया जाए तो 60,000 भी नहीं है, ये 6 लाख मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पर सेकेंड बनना शुरू हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा टाइम उसको एक्सेलरेट कर दिया गया। यहाँ बताया भी गया है कि वो 10 मिलियन टाइम्स जो है उसको एक्सेलरेट कर देता है। ये पावर एंजाइम्स की इनक्रेडिबल है, सही में ये इनक्रेडिबल है कि आपको कोई भी रेट को कितने टाइम बढ़ा दे रहा है, 10 मिलियन टाइम्स बढ़ा दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा है ये। जो थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स हैं, इनका यूनिक केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन में कैटलाइजिंग पावर्स होती हैं। मल्टी स्टेप में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो हर स्टेप को अलग अलग हो सकता है या एक ही एंजाइम या अलग अलग एंजाइम कैटलाइज करे। ये सभी चीज़ें क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे है। नीचे देखिए ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। ये भी क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे है, इसका मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। मेटाबॉलिक पाथवे जो है इन विच ग्लूकोज बिकेम्स पायरुविक एसिड में जो
ये मेटाबॉलिक पाथवे में जहाँ पे ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, 10 डिफरेंट एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज कर देते हैं और ये मेटाबॉलिक रिएक्शन बनता है। 10 एंजाइम्स याद रखिएगा, 10 डिफरेंट एंजाइम्स, एक एंजाइम नहीं, 10 डिफरेंट एंजाइम्स। ओके, स्केलेटल मसल में एनाएरोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बन जाता है और एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड। ये लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से ही उसमें उस जगह पे दर्द होता है। अगर आप अचानक से एक्सरसाइज नहीं करते हैं और अचानक से किसी दिन एक्सरसाइज कर लेंगे तो वो पार्ट में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो गया होता है। ओके, हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट हाई रेट्स एंड ऑफ केमिकल कंजर्वेशन? एंजाइम्स ला कैसे रहे हैं, ये जो इतना तेज़ी से चेंज आ रहा है, ये एंजाइम्स ला कैसे रहे हैं? एक पॉइंट ऊपर छूट गया, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, जो एक्टिव साइट होता है वो लॉक होता है और जो सबस्ट्रेट रिएक्टेंट होता है वो की होता है। ये याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। जो सब लॉक इन की होता है, जब ये एक दूसरे में, आप जानते हैं कि कोई भी की लगा देने से लॉक नहीं खुलता है, उसी तरह हर एक्टिव साइट का खुद की स्पेसिफिक सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट होती है, की होती है, वही लगा के वो चीज़ स्टार्ट होती है या चलती है। ओके ओके, तो जो केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल है जो कन्वर्ट हो जा रहा है प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट में, इस सबस्ट्रेट को हम लोग एस देते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक्टिव साइट होती है जो कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट में। यही एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे एस वर्ड जो है वो सबस्ट्रेट को डिनोट कर रहा है, जो बाइंड करता है एंजाइम के साथ एक्टिव साइट पे। पॉकेट जो मैंने बताया ना, पॉकेट बनता है, वहाँ पे यही एक्टिव, वो पॉकेट को हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं, और ये सबस्ट्रेट वहाँ जाके जुड़ जाता है। तो ये एक्टिव साइट क्या हो गया, लॉक हो गया, ये सबस्ट्रेट क्या हो गया, की हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायरेक्ट क्वेश्चन, इस वाले जो ग्राफ है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इस ग्राफ से, तो इस ग्राफ को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी, किसी भी एंजाइम को डालने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी होती है कि जो ये नीचे आपको मैं बताता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। यहाँ से देखिए, द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस, यहाँ सबस्ट्रेट, फ्रॉम दैट ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो इसके बारे में पहले स्टार्टिंग से समझते हैं, पहले क्या चीज़ है ये एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि ये जो सबस्ट्रेट है ये डिफ्यूज़ हो जाता है एक्टिव साइट पे ये डिफ्यूज़ हो जाता है और फॉर्मेशन करता है ES कॉम्प्लेक्स का। यहाँ पे E जो है वो आपको एंजाइम बता रहा है और S जो है वो आपको सबस्ट्रेट डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिट फिनोमेना। ये कॉम्प्लेक्स का बनने को बोलते हैं ट्रांजिट फिनोमेना। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिट फिनोमेना कहाँ बनता है, तो ये सब ES कॉम्प्लेक्स को बनता है, उसी को बोलते हैं ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन को ही हम लोग ट्रांजिट फिनोमेना कहते हैं। ड्यूरिंग स्टेट वेयर substrate is bounded with enzyme active site, a new structure of substrate is found, is transition state structure। जब आप देखते हैं कि कोई सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ बाइंड करता है तो वो सबस्ट्रेट जो है ट्रांजिशन स्टेट सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट सबस्ट्रेट याद रखिएगा। ठीक है, और जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तब इसमें से क्या है, वो एक्टिव साइट में प्रोडक्ट जो है एक्टिव साइट को निकाल देता है और ये वापस चला जाता है दूसरे को कैटेलाइज करने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा जो वाई स्टेट है वो रिप्रेजेंट करता है आपका एंजाइम कंटेंट को, जो वाई रिप्रेजेंट करता है वो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और एक्स जो है वो आपको प्रोग्रेशन को दर्शाता है, ट्रांजिशन स्टेट को दर्शाता है। ठीक है, तो और यहाँ जो P है प्रोडक्ट जो है इस लोअर लेवल, अगर जो P है वो लोअर लेवल पे है, जो P है वो लोअर लेवल पे है और S है वो हाई लेवल पे है, तो इस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है उसमें भी ये पार्ट था कि अगर P लोअर लेवल पे है, देखिए ये लेवल है, ये P जो है प्रोडक्ट ये लोअर लेवल पे है और ये S जो सबस्ट्रेट है वो हायर लेवल पे है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर इसी को उल्टा कर दें कि प्रोडक्ट चला जाए ऊपर और सबस्ट्रेट चला जाए नीचे,
तो ये बन जाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। तो यही जो डिफरेंस है ये सबस्ट्रेट का ट्रांजिशन स्टेट से जो ये है, अगर एंजाइम ऐड कर देंगे, जब आप एंजाइम ऐड करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। याद रखिएगा, एंजाइम के एडिशन से एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसके बाद है नेचर ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी का नेचर क्या है? ईच एंजाइम E and substrate as binding site in the molecule so that the high reactive enzyme substrate complex is produced. एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर लेता है और हाई रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्यों बनाता है आपको पता ही है, ये बनाने से ही रिएक्शन क्या है, फास्ट हो जाएगी। शॉर्ट लिव्ड होता है, जैसे ही प्रोडक्ट बन जाता है प्रोडक्ट निकल जाता है और एंजाइम अनचेंज दूसरे को एंजाइम एक्टिविटी अपनी कैटलाइज एक्टिविटी करने के लिए निकल जाता है, ठीक है। जो ES कॉम्प्लेक्स है वो बनना ज़रूरी है कैटलाइजेशन के लिए। ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ज़रूरी है किस लिए, कैटलाइजेशन के लिए। ओके, इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इसको आपको समझना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इनको ऊपर नीचे करके। फर्स्ट ये चीज़ पढ़ लीजिए, फर्स्ट सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करता है एक्टिव साइट पे, ठीक है। ये सबस्ट्रेट है वो बाइंड करता है एक्टिव साइट के एंजाइम पे और जुड़ जाता है, ठीक है। इसके बाद ये जो बाइंड हुआ है ये उसका शेप चेंज कर देता है और टाइटली सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट जुड़ जाते हैं। अब ये एक्टिव साइट जो है एंजाइम का, ये जो है सबस्ट्रेट को ब्रेक करता है, जो जाके ये जाके केमिकल कंपाउंड में ब्रेकिंग करता है और वहाँ पे न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सबस्ट्रेट से एंजाइम निकल जाता है और वो जाके किससे जुड़ जाता है, प्रोडक्ट से जाके जुड़ जाता है। एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। जब ये ऐसा हो जाता है तब ये प्रोडक्ट को भी छोड़ देता है और फिर से निकल जाता है किसके, दूसरे के साथ, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। ये कैटालिटिक साइकिल है, ये हरदम ही घूमती रहेगी। एंजाइम एक को कैटलाइज करेगा, फिर जाके छोड़ देगा, फिर कैटलाइज करेगा, फिर छोड़ेगा, तो ये एक्शन घूमती रहेगी। समझ में आ गया वो बात। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। फैक्टर्स जो हैं वो एंजाइम एक्टिविटी को, कौन से फैक्टर्स एंजाइम एक्टिविटी को, तो बहुत तरीके के फैक्टर्स जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, pH, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स रेगुलेट द एक्टिविटी। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल जब बाइंड करेंगे तो उसकी एक्टिविटी पे भी चेंज आएगा। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर और pH का पहला समझेंगे, टेम्परेचर और pH का। एंजाइम जनरली जो है वो नैरो रेंज टेम्परेचर और pH पे वर्क करते हैं, ठीक है। और इनकी हाई जो सबसे ज़्यादा एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और pH पे ही होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम pH। अगर किसी भी तरह ऑप्टिमम लेवल में बढ़ोतरी या गिरोतरी होगी, मतलब अगर किसी भी तरीके से ऑप्टिमम लेवल बढ़ता है, ऑप्टिमम लेवल से आगे चला जाता है टेम्परेचर pH या कम चला जाता है टेम्परेचर pH, उससे जो है उसकी परफॉर्मेंस अल्टर हो जाएगी। लो टेम्परेचर पे जो एंजाइम है वो टेम्परली इनएक्टिव हो जाएंगे और प्रिजर्व हो जाएंगे, बट हाई टेम्परेचर पे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। क्यों? एंजाइम तो बने थे प्रोटीन से, और प्रोटीन जो हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, वो डीनेचर्ड हो जाता है। ओके, उसके बाद ये जो ये ग्राफ है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंजाइमेटिक एक्टिविटी किस पे है, वाई एक्सिस पे है, pH और टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे है। उसके बाद ये बहुत याद रखिएगा के एम पे Vmax/2 होता है, और सेचुरेशन कब आता है, Vmax पे आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इस ग्राफ से, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, तो हमने टेम्परेचर pH पढ़ लिया। सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन से कैसे ऑल्टर होगी एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अगर आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो फर्स्टली क्या होगा, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो भी बढ़ती जाएगी, बट एक टाइम आएगा जब वो मैक्सिमम हो जाएगी, और इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाने पे वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो एंजाइम का नंबर है वो
उसके अंदर लिमिटेड है और आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे तो एंजाइम जो है वो बहुत जल्दी काम नहीं कर पाएगा। एंजाइम को फ्री एंजाइम होगा, फिर वो जाके जुड़ेगा तो सबस्ट्रेट उसके बाद जो है इसकी स्पीड पे कोई अल्टरनेशन नहीं हो सकती। तो याद रखिएगा कि एक लेवल तक ही, वी मैक्स तक ही वो एक्सक्रीट हो सकता है। ये वाला ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखिए के मैक्स है ना, यहीं पे वी मैक्स हाफ होता है और यहाँ पे देखिए सैचुरेशन आ गया, मतलब इसके आगे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए, ये कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए, वी मैक्स वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन पे कोई भी असर नहीं आ रहा है। देख रहे हैं ये जो है ये इसके आगे सैचुरेट हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे नीचे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी सीधे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना चाहिए। The activity of an enzyme is also sensitive for the presence of specific chemical binding to the enzyme. जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है कि कौन सा केमिकल उसके साथ बाइंड कर रहा है। ऐसा कोई केमिकल जो उसके साथ बाइंड करके उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को शट डाउन कर दे, इसी को बोलते हैं इनिबिशन, और ऐसे केमिकल्स को बोलते हैं हम लोग इनिबिटर्स। ओके, तो when a inhibitor close resembles to the substrate, अगर कोई इनिबिटर जो है वो क्लोजली रिजेंबल कर रहा है किससे, सबस्ट्रेट से, तो वो इनिबिट करेगा एंजाइम की एक्टिविटी को, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स। ओके, एक एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स का, उसमें ये इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डाइहाइड्रोजिनेज का जो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है वो है मेलोनेट जो है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आ भी चुका है और यहाँ से बनने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कि इनिबिशन जो है सक्सिनिक डाइहाइड्रोजिनेज का जो इनिबिशन है वो करता है मेलोनेट। ओके, तो क्या करता है ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑल्सो, कभी कभी क्या है बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए भी कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर करेंगे हम किसका, एंजाइम्स का। ये इंपॉर्टेंट कुछ हैं, 3 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में ये टर्म और इसकी डेफिनेशन समझ लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ऑक्सीडिडक्टेस और डीहाइड्रोजिनेज जो है वो कैटेलाइज करती है ऑक्सो रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट। एस और एस में ऑक्सीडेशन क्या है, कैटेलाइज करती है किसको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, ऑक्सो रिडक्शन को 2 सबस्ट्रेट के बीच में। तो इसको ये कराने वाले को कौन से बोलते हैं, डीहाइड्रोजिनेज या ऑक्सीडिडक्टेस। इसके बाद आता है ट्रांसफरेज, वो ट्रांसफ़र करता है ग्रुप को, इसीलिए उसको ट्रांसफरेज बोलते हैं। ये हाइड्रोजन के अलावा जी ग्रुप को ट्रांसफ़र करने को ट्रांसफरेज करते हैं। याद रखिएगा अदर देन हाइड्रोजन को ट्रांसफरेज नहीं कहते। अगर हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र हो रहा है एज ए ग्रुप तो ट्रांसफरेज से नहीं होता, उस एंजाइम को हम लोग ट्रांसफरेज नहीं कहेंगे। हाइड्रोलेस नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होगा। ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, सिंगल बॉन्ड सी हैलाइड, CP बॉन्ड, CN बॉन्ड, ये सब PN बॉन्ड, ये सभी जो है हाइड्रोलाइज में आएंगे। इसके बाद है लाइस जो होता है, लाइस का नाम आप जानते ही हैं, लाइस का मतलब होता है तोड़ना, रिमूवल। तो ये सबस्ट्रेट को निकालने का काम में आता है, तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब लाइस तोड़ने का काम करता है। उसके बाद आइसोमेरेज जो है इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल जियोमेट्री जो है उसको क्या करता है, कन्वर्जन कराता है ऑप्टिकल जियोमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स। ये आप ये याद रखिएगा, इससे आप इसको लिंक करके याद कर ले, जियोमेट्रिक पोजिशनल आइसोमेरेज करता है। लाइगेज का मतलब होता है ज्वाइन करना, जोड़ना। लाइगेज हरदम याद रखिएगा जोड़ने का काम करता है, कोई भी 2 मॉलिक्यूल को जोड़ना है तो लाइगेज ही काम आता है। जैसे कि CO, CS, CN, PO, इनको तोड़ना होता है तो लाइगेज काम आता, लाइगेज तोड़ने के काम आता है, लाइगेज जोड़ने के काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। लास्ट टॉपिक कोफैक्टर्स। एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ 1 और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन। जो कोफैक्टर्स है यहाँ पे, एंजाइम जो है वो एक या बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बनता है, ठीक है। बट कि कुछ केसेस में जो नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कोएंजाइम, वो भी बॉन्ड कर जाते हैं किसके साथ, एंजाइम के साथ, और एंजाइम की एक्टिविटी को एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अगर प्रोटीन पोर्शन एंजाइम का प्रोटीन पोर्शन है तो उसको हम लोग एपोएंजाइम बोलते हैं। द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज नोन एज एपोएंजाइम। एंजाइम का जो प्रोटीन पोर्शन होता है उसको हम लोग एपोएंजाइम बोलते हैं। काइंड ऑफ कोफैक्टर में बी आइडेंटिफाइड। कोफैक्टर्स जो है वो 3 फॉर्म में आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जो है
प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस। याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। को फैक्टर्स के आइडेंटिफाई में भी काइंड्स जो है, काइंड्स ऑफ को फैक्टर्स जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस हो सकते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप में अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं अदर देन कोफैक्टर को ओके। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये अदर कोफैक्टर से इनको अलग कैसे किया जाता है, ये एपोएंजाइम के साथ टाइटली बॉन्ड कर जाएंगे। जैसे कि परऑक्सीडेज जो है वो और कैटेलेज जो है वो कैटेलाइज कर देता है किसका ब्रेकडाउन को, हाइड्रोजन परऑक्साइड का, और वाटर और ऑक्सीजन बनाता है। ओके, हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट इन द एंजाइम। हीम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है किसका, जो पार्ट एक्टिव साइट को एंजाइम से जोड़ता है। कोएंजाइम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कोएंजाइम क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये एपोएंजाइम के साथ सिर्फ ट्रांसिट स्टेट में ही जुड़ता है। ठीक है, कैटलाइज के टाइम पे ही जुड़ता है, याद है। उसके बाद केमिकल कंपाउंड में भी कोएंजाइम आर विटामिन्स। कुछ टाइम जो केमिकल कंपोनेंट होते हैं वो भी कोएंजाइम की तरह काम करेंगे, जैसे कि विटामिन। कोएंजाइम निकोटामाइन, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADP, ये भी क्या करते हैं विटामिन, लेकिन इनका इसके अंदर कोएंजाइम ये होता है। एपोएंजाइम और कोएंजाइम जो है वो हेलो एंजाइम बनाता है, हेलो एंजाइम। ओके, अब जो है मेटल आयंस भी होता है, ये भी क्या कोफैक्टर्स की तरह ही काम करेगा। जैसे कि कोई भी केमिकल जो एक्टिव साइट में जुड़ के एंजाइम का काम बढ़ा दे, सबस्ट्रेट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल आयंस जो है वो अपनी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंजाइम के साथ अगर मेटल आयंस जुड़ जाता है, जैसे कि जिंक जो है वो कोफैक्टर बन जाता है प्रोलाइटिक एंजाइम, फॉर द प्रोलाइटिक एंजाइम। यहाँ कोफैक्टर बन जाता है प्रोलाइटिक एंजाइम का, जैसे कि जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में वर्क करता है। इसी तरह आयन जो है वो साइटोक्रोमो ऑक्सीडेज में, मोलिब्डेनम जो है वो नाइट्रोजनेज में, मैग्नीशियम जो है वो एक्सोकाइनेज में। ये सभी ये जो तीन थे ये क्या हैं, ये मेटल आयंस हैं जो एंजाइम के साथ रिक्वायर्ड होते हैं उनकी एक्टिविटी के लिए। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव्ड। कैटालिटिक जो एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है अगर हम एंजाइम से क्या को निकाल दें, कोफैक्टर्स को निकाल दें। तो इससे पता चलता है कि कैटालिटिक एक्टिविटी में एंजाइम के साथ कोफैक्टर्स कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में यहीं तक ये सब चीज़ें थी। इसी के साथ बायोमॉलिक्यूल कंप्लीट होता है। आप PYQs लगा लीजिए। एक PYQ है 2018 में क्वेश्चन आया था, वो इस समरी से आया था। राइबोजाइम, ये पार्ट आपने पहले भी पढ़ा हुआ था। न्यूक्लिक एसिड में कैटालिटिक पावर आ जाए तो उसको हम लोग राइबोजाइम बोलते हैं, पढ़ा था ना आपने। न्यूक्लिक एसिड में कैटालिटिक पावर आ जाए तो उसको हम लोग राइबोजाइम बोलते हैं। नीट 2018 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सो ठीक है, इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज को कर लीजिए। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में नीचे बता दीजिए, और अगर ज़रूरत होगी तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आपको मैं कमेंट में ही उसका सॉल्यूशन दे दूँगा। इसी तरह किसी नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप लोग कमेंट डाउन कर दीजिए कि आपको किस चैप्टर पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। थैंक यू।